तो आज धारा विद्युत का जो टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे उस टॉपिक को सेल कहते हैं। पहले हम सेल, अंग्रेजी में इसको बैटरी कहा जाता है, और बैटरी का जो विभव होता है उसको विभव नहीं कहते, उसको ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। कोई भी दोहराएगा नहीं, बिल्कुल भी, isn't it? तो विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता, बल्कि किसी सेल का जो विभवांतर होता है उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। किसका? सेल का। सेल का जो विभवांतर होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। अमूमन जब विभवांतर की बात करते थे, सिंपल सी बात है, मैं दिख रहा हूँ, अमूमन जब विभवांतर की बात करते थे तो बात समझ में आती है, उसको हम कहते थे किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये सेल में कैसे होगा? तो मैंने क्या कहा था, एक बर्तन होता है, उस बर्तन में दो छड़ें होती हैं, धन छड़ को एनोड कहते हैं, ऋण छड़ को कैथोड कहते हैं। दोहराना नहीं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उस द्रव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट और हिंदी में विद्युत अपघट्य कहा जाता है। विद्युत अपघट्य मतलब वो रसायन जो आप सेल के अंदर लेते हो, उस रसायन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। धन छड़ को एनोड और ऋण छड़ को कैथोड कहते हैं। सपोज दैट विद्युत अपघट्य के रूप में आपके पास HCl है। जब आप उस HCl को देखोगे और इसमें बाहर से क्या प्रवाहित करोगे? विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो ऐसा देखा जाता है कि जो HCl है ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। बहुत सरल प्रक्रिया है, आपने पढ़ी कि किसी विद्युत अपघट्य में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जो विद्युत अपघट्य होगा वो धन आयन और ऋण आयन में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार किसी विद्युत अपघट्य का धनायन और ऋण आयन में विभाजित हो जाना ही जो प्रक्रिया कहलाती है वो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। और इस विद्युत अपघटन के पश्चात जो धनायन आयन होंगे वो ऋण छड़ के पास जाएंगे और जो ऋण आयन होंगे वो धन छड़ के पास जाएंगे। आयन मतलब आवेश। अंदर में किसी तार की जरूरत नहीं पड़ रही। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा को प्रवाहित किया, धन आयन और ऋण आयन में विभाजित हो गए। धन आयन कैथोड पर गए और ऋण आयन एनोड पर गए। कोई लोटा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखता है तो कार्य करना पड़ता है। जब आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? और आयनों के द्वारा किया गया कार्य, आयन मतलब आवेश, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर। इसी प्रकार किसी सेल के अंदर कोई तार नहीं है, अर्थात खुले परिपथ में आयन को आवेशित आयनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में किए गए कार्य को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम समझ गए सेल का जो विभवांतर है उसको विद्युत वाहक बल कहा जाता है, लेकिन परिभाषा बदल गई। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पश्चात सेल के अंदर खुले परिपथ में धन आयनों और ऋण आयनों को एनोड और कैथोड तक पहुंचने में जो किया गया कार्य होता है उसको सेल का विभवांतर अर्थात विद्युत वाहक बल कहते हैं। सपोज दैट एक कूलम की आयन एक इलेक्ट्रोड तक जाने में उसको किया गया कार्य कितना हुआ? तो आपकी बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा? जो पढ़े लिखे लोग होंगे अब वो सेल के विभव को विभव नहीं कहेंगे, अब वो सेल के विभव को विद्युत वाहक बल कहेंगे। आगे समझ में? यस और नो? कह दो हाँ, ओके। अगर कोई हमारे पास तार है तो आर है, तो हम कहते थे किसी परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करी, वोल्टेज आरोपित करी, धारा बहने लगी, V बराबर आर आई हो गई। हमने कह दिया I बराबर V अपॉन आर, प्रतिरोध बढ़ जाएगी तो धारा का मान। ये सामान्य तार है, ये सामान्य प्रतिरोध है। तो हमने कह दिया था किसी परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब विरोध, विरोध मतलब रुकावट, अर्थात किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में जो
उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ये तो किसी परिपथ की बात थी, ये तो किसी बंद परिपथ की बात थी। बंद परिपथ में विभव को विभवांतर कह रहे थे, लेकिन सेल के अंदर खुले परिपथ में जो आवेश जा रहे थे उनको हम विद्युत वाहक। ठीक ऐसे ही जब किसी सेल का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक ऐसे ही किसी सेल के प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते, उस सेल के प्रतिरोध को कहते हैं नया टॉपिक, दैट इज सो कॉल्ड एज आंतरिक प्रतिरोध। ये अंदर की बात है। कहाँ की बात है? अंदर की बात है। ये एनोड है, ये कैथोड है, इसके अंदर लिक्विड है। लिक्विड मतलब विद्युत अपघट्य। ये तो कोई उदाहरण ले लिया। टूटा टूटा टूटा, जब धारा प्रवाहित थी तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटी। धन आयन कैथोड के पास ऋण आयन। बात तो है जब आयन एनोड और कैथोड के पास जाएंगे, कभी कभार सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा होगा, तो ये जो 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 H होगा प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा, इसी यहाँ से वहां जाने में, प्रदीप खुल जाने जरा उसका, इसी यहाँ से वहां जाने में क्या होगी? परेशानी होगी। और खींचो प्रदीप, अरे यार प्रदीप यार प्रदीप, इसी यहाँ वहां जाने में परेशानी होगी। इम्प्रिटीज मिली होंगी तो तब भी आने और जाने में परेशानी होगी। तो किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। स्मॉल आर से दर्शाते हैं कि कहाँ की बात है? ये अंदर की बात है। वह प्रतिरोध जो किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा उत्पन्न होता है, या विद्युत अपघट्य में आयनों के गति को जो अवरोध उत्पन्न करता है, जाने में उनके एनोड और कैथोड तक जाने में जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे उस सेल का चलिए अगला डेरिवेशन करते हैं आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो विद्युत वाहक बल आ गया और आंतरिक प्रतिरोध के लिए अब हम व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आती है। अब जो डेरिवेशन करवा रहा हूँ, विद्युत वाहक बल समझ गए। किसी सेल में जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है, धनायन और ऋणायन को खुले परिपथ में कैथोड और एनोड तक जाने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक, और उस विद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों को जाने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो गतिरोध उत्पन्न होता है, उसको उसका और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। सेल कल समझा दिया था। प्राथमिक और द्वितीयक होती है कि प्राथमिक को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, द्वितीयक को पुनः आवेशित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब हम अगली डेरिवेशन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। उस अगली डेरिवेशन का नाम है आंतरिक प्रतिरोध, और उसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ये हमने बैटरी का जो चिन्ह होता है, बर्तन कहाँ रखते फिरोगे? एक धन और दूसरा ऋण, और इसके विद्युत वाहक बल का मान, और इस सेल के अंदर जो रुकावट उत्पन्न हो रही थी उसे उसका क्या कह दिया? आंतरिक प्रतिरोध। ये अंदर की बात है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर। आ रहा है सबको समझ में? मेरे घर में आ गई कारी आ गई, बैटरी आ गई। अब उससे मैं क्या लूंगा? धारा लूंगा। तो उससे काय को जोड़ूंगा? तार को जोड़ूंगा, और तार है तो लेकिन अंतर है, वो बड़ी आर है और ये कहते हैं इसको बाह्य प्रतिरोध, और इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और मान किसका निकालना है? और इस आंतरिक प्रतिरोध का मान आएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं। लोग बात कहने लगे हमें प्यार से वो तो नजर आ रही थी, वो कौन थी? कैपिटल ई, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, लेकिन हमें भी नजर नहीं आ रही थी। अरे भैया 10 वोल्ट की बैटरी को जब आप लोग तार से कनेक्ट करोगे, क्या 10 ही वोल्ट पहुंच जाए वो, कि धीरे धीरे पहुंचेगा? जब में सेल डालोगे तो सेकेंड भी खत्म हो जाएगा, कि भाई टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। कुछ समय के बाद वो सेल खत्म हो जाएगा।
तो आपने इस कुल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज किसने ग्रहण कर लिया? तार। इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो गया? V। लेकिन धारा कितनी जा रही थी? इधर भी कितनी पहुंचेगी? इधर भी कितनी पहुंचेगी? तो इसका मतलब ये श्रेणी में लग रही है प्रतिरोध के समांतर क्रम में लग रही है? धारा का मान समान कहाँ होता था? श्रेणी क्रम में। दोस्तों पढ़ नहीं रहे, आ गई बात समझ में? जब प्रतिरोधों का मैंने संयोजन करवाया था तो मैंने बताया था श्रेणी में धारा समान होती है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और घरों की बिजली कैसी लगी होती है? समांतर में। या वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान हर करंट 220 वोल्ट से चलता है और मेन सप्लाई भी कितने वोल्ट की होती है? इसलिए वोल्टेज का मान समान और धारा का मान कब समान कर रहे और श्रेणी में वोल्टेज का मान याद रखना, भूल मत जाना। हमारी मंजिल वो है, वो कौन है? आंतरिक प्रतिरोध। हमें किसका मान निकालना है? और ये आना चाहिए। हमने कहा जब वोल्टेज ई दिया तो उस पर V ड्रॉप हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में काय का मान समान होता है, तो अपन लिख दिया स्मॉल r के अनुदिश धारा that will be equal to कैपिटल R के अनुदिश धारा। अरे दोस्तों बैटरी से जो धारा निकलेगी वही तो नीचे पहुंचेगी यार। और ओम का नियम कहता है V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R। अब हम देखते हैं स्मॉल r के लिए वोल्टेज V बराबर IR, तो I बराबर। तो अब हम विचार करते हैं कि स्मॉल r के लिए अन्नदाता कौन है, मतलब इसका वोल्टेज कौन है? तो लिख दिया E अपॉन E घर का मुखिया है, इसके लिए खुद का बच्चा तो खुद का है ही, उसके भाई का बच्चा भी उसके बच्चे के बराबर है। और जो धारा उसकी खुद के बच्चे के लिए है वो परिवार के छोटे भाई के बच्चे के धारा का मान। तो मतलब समझ गए, उस घर में एक खुद का बच्चा और एक भाई का बच्चा, दोनों ही उसके बच्चे, दोनों ही प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में लगे हुए। तो यहाँ प्रतिरोध का मान जाएगा R+R, क्योंकि ये घर का। लेकिन उसका जो भाई है उसने प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा ले लिया। तो अगर इस भाई की बात करते हैं, भाई के बच्चे की, तो ओम का नियम लगाओगे, धारा तो वही मिल रही है जो परिवार की आ रही है। I इक्वल टू हम लिखेंगे V, इसके लिए वोल्टेज D और इसके लिए प्रतिरोध R। समझ में आई कि नहीं आई बात? श्रेणी क्रम में धारा का मान समान है, लेकिन धारा का सूत्र होता है वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो इसका वोल्टेज हो गया E और प्रतिरोध हो गया R+R। समझाने का मेरा तरीका है। इसका वोल्टेज ये है और प्रतिरोध R+R। भाभी कह रही वो समझ में आ रही है। और इसका वोल्टेज V, प्रतिरोध R, तो V अपॉन R। अपनी मंजिल कौन है नंदिनी? पल्लवी कहाँ है? नहीं है ये भी सब कर रही है मॉडी, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध अपनी मंजिल कौन है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करवा दो तो ये हो गया ER, इसको इससे सूत्र दो VR+R, मल्टीप्लाई कर दो ER इज इक्वल टू VR+VR। R वालों को एक तरफ ले चलो, स्मॉल r वाले को पकड़ लो और जाए जा तरफ ले चलो, तो जाए जा तरफ ले चलोगे तो प्लस की जगह काय का हो जाएगा? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो VR इक्वल टू R कॉमन ले लो, E माइनस V। ये चीज गुणा में कब पहुंच जाएगी? तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, E अपॉन V माइनस V अपॉन V, और R इक्वल टू R, E अपॉन V माइनस आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। किन किन बातों पर निर्भर कर? अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मतलब गाढ़ापन,
तो आयनों को जाने में रुकावट ज्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्यादा होगा। दोनों छड़ों के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी तो भी आयनों को जाने में परेशानी ज्यादा होगी, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इम्प्योरिटी मतलब किसी चीज को मिला देते हैं, अशुद्धता यदि बढ़ जाएगी तो भी आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक।